हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहां पे आज मैं फिर से लेके आया हूं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ अपना एटीट्यूड चेंज कर लीजिए, आपके सोचने का नज़रिया ढंग चेंज कर लीजिए और आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं। नेम, फेम, मनी, इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिल जाएगा आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। तो क्या आपको यकीन होगा? शायद आपको एक बार भी इस पर यकीन ना हो कि एक एटीट्यूड कैसे इतना बड़ा रोल अदा कर सकता है हमको कामयाब बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब आप इस बुक की समरी को पूरा लास्ट तक सुनेंगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि एटीट्यूड कैसे हमारे लाइफ में हमारी कामयाबी को हमको दिला सकता है या हमसे छीन सकता है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जंगल का राजा शेर है। आपको भी पता है कि जंगल का राजा शेर है, बल्कि शेर सबसे बड़ा एनिमल नहीं है जंगल का, ना ही वो सबसे तेज दिमाग का एनिमल है और ना ही उसके अंदर कोई ऐसी बहुत बड़ी खूबियां हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो जंगल का शेर कैसे बना? दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है उसका एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड की वजह से ही शेर जो है वो जंगल का राजा है। दोस्तों, इस किताब के लेखक है जेफ केलर, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से प्रेरित होकर ये सेल्फ हेल्प बुक को लिखा है और इस बुक में बताया है कि कैसे पॉजिटिव सोच जीवन बदल सकता है और कैसे जीवन के प्रति अगर सही एटीट्यूड को अपनाया जाए तो हमारा जीवन जो है वो सुनहरा बन सकता है। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए इस जीवन को बदलने वाली किताब को शुरू करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको जेफ केलर के बारे में कुछ बताना चाहूँ। जेफ केलर जो है बचपन से ही लॉयर बनने का सपना देखते थे और बड़े होकर उन्होंने लॉ स्कूल से लॉयर की डिग्री भी हासिल कर ली। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा था। उन्होंने एक टाइम से शादी भी कर ली। जेफ को लग रहा था कि वो एक सफल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन लॉ कैरियर के कुछ साल बाद ही उन्हें पता चला कि जो काम वो इतना कर रहे हैं वो इतना भी अच्छा नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। वे अपनी जिंदगी से परेशान रहने लगे और उन्हें अपनी जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगी और वे डिप्रेशन में चले गए, जिससे 25 साल की उम्र में वो डिप्रेशन की वजह से वो 40 के दिखने लगे थे। और जब उनकी उम्र 30 की हुई तो उन्हें लगा कि मेरी जिंदगी बस अब खत्म होने वाली है, मेरी जिंदगी में खाली परेशानी और उदासी के अलावा और कुछ नहीं बचा है। एक रात जब जेफ को नींद नहीं आ रही थी, तब उन्होंने टीवी में एक ऐड देखा। ऐड एक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का था जिसका नाम था मेंटल बैंक, जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपनी लाइफ बदल सकता था और ये प्रोग्राम सबकॉन्शियस बिलीफ के बारे में था। जैसे ही जेफ ने टीवी पर यह विज्ञापन देखा, उन्हें लगा कि बस अब यही है जो उनकी मदद कर सकता है और उन्होंने तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और ये प्रोग्राम ऑर्डर कर दिया। कुछ दिन बाद जब उस प्रोडक्ट की सीडी आई तो जेफ ने बड़े ही लगन से उन बातों को सीखा, जिससे उन्हें बहुत ही पावरफुल बातों का पता चला, जिन बातों ने सच में उनमें बहुत ही बड़े बदलाव लाए। इसके बाद जेफ ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें पढ़ डाली। जेफ ने जैसे ही एक नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया, उन्हें अपनी जिंदगी में चौंका देने वाले परिणाम मिले। अब जेफ लॉयर के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीच भी देने लगे और 1992 में उन्होंने अपनी लॉयर की जॉब छोड़ के फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर का काम शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा सफलता मिली। और इसके बाद जेफ को कभी भी अपना काम जैसा नहीं लगा। जब भी वो अपनी स्पीच की तैयारी करते थे या कोई मोटिवेशनल लेख लिखते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि वो इसी के लिए बने हैं। इस किताब को लिखने से पहले जेफ ने कामयाबी और ह्यूमन बिहेवियर पर 20 साल तक रिसर्च किया। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली। अगर आपको भी जेफ की तरह अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको बस इस किताब में बताई गई चीजों को फॉलो करना है, जो मैं आपसे आगे शेयर करने वाला हूँ, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी आज के बाद से बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए। बस आपको करना क्या है, आपको जो भी चीजें मैं अभी बताने जा रहा हूँ उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, जब तक तो बदलाव नहीं आ सकता। देखिए, जिंदगी आपकी है तो बदलाव भी आप ही को लाना पड़ेगा। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो चीजें लाने के लिए कि कैसे क्या चीज को करना है, लेकिन करना तो आखिरकार आपको ही पड़ेगा। पहला लेसन, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। आपका रवैया दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। देखिए, घर के बाहर कितनी भी अच्छी सीनरी क्यों ना हो, अगर घर का विंडो गंदा हो तो अच्छा नजारा भी बुरा ही दिखेगा। देखिए, हर कोई ना अपने आसपास के लोगों को एक विंडो से यानी अपने एटीट्यूड से देखता है। अगर वो विंडो गंदा है तो उसे दुनिया पूरी गंदी ही नजर आएगी, और अगर वो विंडो साफ है तो उसे दुनिया पूरी साफ और अच्छी लगेगी। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने विंडोज को एकदम साफ रखें। चलिए, इस बात को मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपने एक बच्चे को जरूर देखा होगा जो स्टार्टिंग में चलना सीख रहा होता है। वो कितने बार गिरता है, कितने बार उठता है,
लेकिन ना वो कभी भी इसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि ये कारपेट ने मुझे गिरा दिया, ये जमीन ने मुझे गिरा दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे उंगली अच्छे से नहीं पकड़ी इसलिए मैं गिर गया। ऐसी कोई भी शिकायतें, ऐसी कोई भी कंप्लेन वो नहीं करता है। वो फिर से खड़ा होता है, फिर से गिरता है, फिर से खड़ा होता है, और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है। उसकी मेंटल विंडो बिल्कुल साफ होती है। उसे लगता है कि जैसे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आता है जब जिंदगी हम पर गंदगी डालना शुरू कर देती है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है। जब हमें स्कूल में कम नंबर लाने की वजह से डांट पड़ती है, जब हमें एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, जब हमें रोक टोक और गुस्से का सामना करना पड़ता है, तो हमारी मेंटल विंडो ना वो धीरे धीरे गंदा होना शुरू हो जाती है। और इन सब की वजह से हम अपना खुद पे विश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं ना कहीं खो देते हैं। अगर आप अपनी मेंटल विंडो को क्लीन नहीं करेंगे तो आप अपनी जिंदगी नेगेटिविटी में गुजार देंगे, और इसी वजह से आप अपनी जिंदगी कभी भी खुल के नहीं जी पाएंगे। आपके पास जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ। या तो आपके पास जो नहीं है उसी को सोच के पूरी जिंदगी रोते रहिए, या तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आज से, अभी से आपके पास जो नहीं है उसे पाने के लिए पूरी जोर शोर से लग जाएं, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो आपको डेफिनेटली वो चीज मिल जाएगी। बस आपको रखना क्या है, बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और कभी भी ना हारने वाला एटीट्यूड रखना है। मैं जानता हूँ आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कहना तो बहुत ही आसान है, पर करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ऑथर ने टोटल 11 लेसन्स की मदद से हमको बताया है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अब आप समझ गए हैं कि करना क्या है। अब आगे आने वाले लेसन्स में आपको समझाऊंगा कि ये करना कैसे है। चलिए दूसरे लेसन में समझते हैं। यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। आप एक मानव चुंबकीय हैं। देखिए हमारे लाइफ में ना आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो काफी सफल हो जाते हैं, और कुछ लोगों को देखा होगा जो अपनी असफलताओं से बाहर ही नहीं आ पाते। जेफ ने सफलता की कुंजी को 6 शब्दों में बताया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 6 शब्द ही है जो आपको सफल बनाएंगे, और यही 6 शब्द है जो आपको असफल भी बनाएंगे। वी बिकेम वॉट वी थिंक अबाउट। मतलब हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं। आप जैसा खुद के बारे में सोचेंगे आप डेफिनेटली वैसे ही बन जाएंगे। यह ऐसे ही काम करता है। यदि हम किसी लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हैं तो हम उसकी ओर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और डेफिनेटली उसको एक दिन पालेंगे। मान लीजिए एक आदमी सोचता है कि मैं हर साल 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो वो एक मानव चुंबकीय की तरह, मतलब एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह उन सभी रास्तों को ढूंढ लेगा जिससे कि वो 10 लाख रुपए कमाना शुरू कर देगा। अब दूसरा पहलू ये है कि अगर वो ये सोचे कि उसे अपने परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए 10 लाख रुपए कमाने चाहिए, अब क्या वो 10 लाख रुपए कमा सकता है? ये उस आदमी पे डिपेंड करता है कि वो खुद पर कितना भरोसा करता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ और 10 लाख रुपए कमाने चाहिए, इनमें दोनों में ना काफी चीज अलग अलग है। कमा सकता हूँ अलग चीज है, और कमाऊंगा ये दोनों अलग चीज है। जहां आप ये बोल सकते हैं कि मैं कमा सकता हूं तो ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। जहां आप ये बोलते हैं कि मुझे कमाने चाहिए तो ये नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। अगर आपका खुद पे भरोसा है, कुछ करने की हिम्मत है, तो आप एक दिन में 10 लाख रुपए जरूर कमा लें। ऐसा भी एक दिन आएगा, लेकिन उसके लिए आपको ना अपने एटीट्यूड के ऊपर बहुत काम करना हो। दोस्तों, असफलता बस एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है जो हमारे सपनों के रास्ते में आकर बस हमें टेस्ट करता रहता है। अगर हम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो ये स्पीड ब्रेकर हमें पहाड़ जैसे लगने लगेंगे, और हम इस ब्रेकर को पार करने के बजाय वहीं पर हार मानकर बैठ जाएंगे। इसलिए जब भी आप अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करिए तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि असफलता बस हमें ये दिखाने आती है कि हमें अपने सपनों को पाने की कितनी चाहत है। वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि हम जो पाना चाहते हैं क्या वो रियली हम पाना चाहते हैं, हम उसके लिए क्या क्या कीमत पे करने को तैयार हैं, हम किस कीमत पे अपने उस गोल को चाहते हैं। तो उससे कभी घबराना नहीं है आपको डट के खड़ा रहना है, उस मुसीबतों को पार करना है। आपको डेफिनेटली आपका गोल मिलेगा। अगले लेसन में हमको लेखक बताते हैं कि पिक्चर योर वे टू सक्सेस। अपनी सफलता की कल्पना करें। चलिए इसको समझते हैं। एक इंटरव्यू में प्रसिद्ध गायिका सेलिन डियोन से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कभी सोचा था कि उनके लाखों रिकॉर्ड बिक जाएंगे और वो टूर पर हर हफ्ता कई हजारों लोगों के सामने गाना गाएंगे। इस क्वेश्चन के जवाब में उस गायिका ने जवाब दिया कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं थी। उन्होंने इसकी कल्पना जब वो 5 साल की थी उसी समय ही कर ली थी। मतलब ये जो उनका ड्रीम था, ये जब वो 5 साल की थी उस समय से उनका ये ड्रीम था। इसलिए हमारा पहला कदम
अपने इच्छित परिणामों की छवि का निर्माण करना है। आपको केवल अपनी कल्पना ही सीमित कर सकती है। आप जानते होंगे कि बहुत से लोग सार्वजनिक सभा में संबोधित करने से घबरा जाते हैं। देखिए, जब कई तरह के सर्वे किए गए तो उस सर्वे में ये पाया गया कि यह लोगों का सबसे बड़ा डर होता है, जो कि मौत के डर से भी ज्यादा होता है, लोगों के बीच में बोलना। दरअसल क्या है ना कि वो ये घबरा जाते हैं कि उनके मुंह से कोई ऐसा कोई गलत शब्द ना निकल जाए, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, लोग उनके बारे में क्या बोल रहे होंगे, ये सारी चीजें सोच के ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसकी बजाय अगर आप अपने मन में इस तरह की छवि बनाएं कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और ये जो श्रोताएं हैं वो आपकी हर बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, आप बहुत ही पॉजिटिव नेचर के हैं, आप जो भी बोलते हैं आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज है, और आपको ये सोचना है कि आप अपने श्रोताओं को एक मजेदार वाक्य सुना रहे हैं और वे हंस रहे हैं। अंत में वे बड़ी गर्मजोशी से आपके लिए ताली बजा रहे हैं, बाद में वो लोग आपको बधाई देने आ रहे हैं। क्या मतलब ऐसी चीजें जब आप पहले से सोचते हैं, उसकी पिक्चराइज कर लेते हैं अपने माइंड में, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करते हैं जो आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए। हालांकि आपको इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये सारी तस्वीरें कोई रातों रात नहीं बन जाती। इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा धैर्य और बहुत ही ज्यादा हमें उसके ऊपर काम करना होता है। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देंगी। आप जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी आप बनना चाह रहे हैं, आपको उसके बारे में पहले पिक्चराइज करना होगा। अगर आप अपने आप को एक अमीर आदमी देखना चाहते हैं तो आपको वो सारी चीजें अपने दिमाग में पिक्चराइज करनी होगी कि आप कैसे अमीर बन रहे हैं, आप कैसा क्या कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में अगर कुछ बोल रहे हैं तो कितने लोग हैं, कहाँ पर आप स्पीच दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में सोचनी होंगी, तभी वे एक असली रूप ले पाएंगे, साकार हो पाएंगे। चलिए अब अगले लेसन की ओर चलते हैं। मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। प्रतिबद्ध हो जाएं और दुनिया हिला के रख दें। आइए इसे एक शानदार स्टोरी से समझते हैं, जो कि है न्यूपोर्ट बीच कैलिफोर्निया के निवासी बेंजामिन रोल की कहानी। रोल ने 1990 में 67 वर्ष की उम्र में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। स्वाभाविक था कि उन्हें अपने कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने से पूर्व कैलिफोर्निया बार एग्जाम पास करनी पड़ती। इस एग्जाम को पास करने के अपने पहले प्रयास में वे फेल हो गए, दूसरी बार भी फेल हो गए और तीसरी, चौथी, फिर 13वीं बार भी फेल हो गए। मैं आपको बता दूं कि बार एग्जाम साल में केवल 2 बार ही दिया जा सकता है, इसलिए जब बेंजामिन अपना 13वां प्रयास कर रहे थे तो वो ऑलरेडी 73 वर्षीय हो चुके थे। अधिकतर लोग इतने प्रयास के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन बेंजामिन रोल ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने 14वीं बार एग्जाम दिया और इस बार वे पास हो गए। 1997 में 74 वर्ष की उम्र में उन्हें कैलिफोर्निया राज्य में कानूनी प्रैक्टिस करने की अनुमति मिल गई। तो ये है वे व्यक्ति जो कमिटेड थे और किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। क्या इस कहानी से आप समझिए कि एटीट्यूड का कितना महत्व होता है। अधिकतर लोग 60 साल की उम्र के बाद लॉ स्कूल में जाने की सोचते तक नहीं है, और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल 67 वर्ष की उम्र में लॉ स्कूल में प्रवेश लिया, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद बार एग्जाम पास करने के लिए 6 वर्ष तक डटे रहे। बेंजामिन रोल की कहानी इस बात का एक पुख्ता सबूत है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। देखिए, इस सिद्धांत को हम सबको अमल में लाना होगा, तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। एक ऐसा लक्ष्य चुने जिसे प्राप्त करने की आपके अंदर तीव्र इच्छा हो, आपके मन में उसे पाने की पूरी लालसा हो, फिर भले वो अमीर बनना हो, कामयाब बनना हो, जो भी बनना हो। इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं कि आप चाहे जो भी हो जाए, आप अपना लक्ष्य हासिल करके ही मानेंगे। आगे बढ़ें एवं अपने मार्ग में आने वाले सभी अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते रहें और सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। चलिए चलते हैं अपने अगले लेसन की ओर। टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। समस्याओं को अवसरों में बदलें। आइए इसी भी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डेव ब्रूनो एक चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनी में नेशनल सेल्स मैनेजर के रूप में काम करते थे, लेकिन 1984 में ब्रूनो ने अपनी नौकरी गंवा दी। उसी बेरोजगारी की हालत में एक रात ब्रूनो घर जा रहे थे और उनकी कार रोड से नीचे उतर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। वे गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके फेफड़े दब गए, पसलियां टूट गई, दिल में घाव हो गया और लीवर फट गए। डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि वे जीवित रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। ब्रूनो ने भी यही सोचा था कि अब वे मर जाएंगे, उनका जीना नामुमकिन है। 3 दिनों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद वे चमत्कारी रूप से बच गए। ब्रूनो को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उन्हें दूसरा चांस दे दिया गया हो। हॉस्पिटल में रिकवरी के दौरान उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उनके मन में कुछ विचार आए और वो समझ गए कि उनको आगे क्या करना है। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस शुरू करने का सोचा जिसके द्वारा वो मोटिवेशन कोट्स को
अन्य लोगों के साथ साझा कर सकें ताकि वे उनसे प्रेरित हो सके, मोटिवेट हो सकें। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो ये सब कैसे करेंगे। हॉस्पिटल से घर आने के बाद एक और बुरा समाचार उनका इंतजार कर रहा था। उनके भारी मेडिकल बिलों एवं उनके काम करने की असमर्थता के कारण उन्हें अपना दिवालियापन घोषित करना पड़ा। उन्होंने अपना घर खो दिया और अपने परिवार सहित एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे। अभी तक ब्रूनो ने अपने सपने का साथ नहीं छोड़ा था। एक दिन निश्चय और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वे फिर आगे बढ़े। अगले कुछ सालों में उन्होंने ऐसे जॉब किए जहां पे मार्केटिंग और प्रिंटिंग सीख सकें। अपने इन कोर्स के प्रदर्शन के लिए वे किसी भी माध्यम की तलाश में थे। एक दिन बिजली की तरह एक विचार उनके दिमाग में आया। उस दिन शाम को टीवी देखते समय उनकी नज़र एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के गोल्ड कार्ड के विज्ञापन पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि यह तो और भी बढ़िया है। वे इन कोटेशंस को मेटालिक गोल्ड कार्ड पर प्रिंट करेंगे जिससे लोग जहां चाहे वहां उन्हें अपने साथ ले जा सकेंगे। इसके लिए उन्होंने एटीट्यूड, लीडरशिप, साहस और दृढ़ता आदि विषयों पर एक आधारित पूरा एग्जाम्पल एक सेट किया जिसमें ये सारे कोट्स लिखे हुए थे। उन्होंने इस तरह की कार्ड को एक सक्सेसफुल गोल्ड कार्ड का नाम दिया। हॉस्पिटल छोड़ने के 5 वर्ष बाद डेव ब्रूनो ने अपना पहला सक्सेस गोल्ड कार्ड बेचा था। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब तक वे इस तरह के 2 मिलियन से ज्यादा कार्ड बेच चुके हैं। डेव ब्रूनो ने एक त्रासदी भरी दुर्घटना को एक अविश्वसनीय जीत में बदल दिया था। और दोस्तों, हम क्या करते हैं? हम छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, हम अपने लाइफ में गिव अप कर देते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम आए नहीं, हम सोचते हैं यार कि हमारी लाइफ तो बेकार है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं। आप सोचिए कि ये एक ऐसा इंसान थे जिनके पास सब कुछ उनका छूट चुका था, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज देखिए कितने बड़े मुकाम पर है। तो दोस्तों, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। भले आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपने जो टारगेट सेट किया है वहां तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। चलिए चलते अपने अगले लेसन की ओर। योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। अपने शब्दों को पथ प्रदर्शक बनाएं। यदि मैं किसी से कहता हूं कि मैं कुछ करने जा रहा हूं तो मुझे वह काम करना ही होगा। इसे अंग्रेजी में बर्निंग योर ब्रिजेस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर देना। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने या किसी महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह तरीका कारगर साबित होता है। उदाहरण के तौर पर जिग जिगलर हैं, जो एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे डाइटिंग करेंगे और अपना वजन 202 मतलब 202 पाउंड से घटाकर 165 पाउंड तक लेके आएंगे। उस समय वे अपनी पुस्तक सी यू एट द टॉप का लेखन कर रहे थे। इस पुस्तक में उन्होंने एक व्यक्तित्व दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपना वजन 165 पाउंड तक घटा लिया है। यह घटना उनके लेखन के प्रेस में जाने के 10 महीने पहले की थी और फिर उन्होंने अपने प्रिंटर को उस पुस्तक की 25,000 कॉपीज बनाने का ऑर्डर दे दिया। ध्यान रहे कि जब जिगलर ने यह व्यक्तित्व दिया, वास्तव में उनका वजन 202 पाउंड था। उन्होंने 25,000 लोगों के सामने अपनी विश्वसनीयता दांव पर लगा दी थी। अपनी पुस्तक में यह स्टेटमेंट देने के बाद कि उनका वजन 165 पाउंड है, जिगलर जानते थे कि उन्हें वह पुस्तक की छपाई से पूर्व 37 पाउंड कम करने पड़ेंगे और उन्होंने इसे करके दिखाया। देखिए, इस तरीके को ना हम भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपना सकते हैं। इसे उन लक्ष्यों तक ही सीमित रखें जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या यह तरीका थोड़ा जोखिम भरा है? जी हाँ, बेशक, लेकिन यह उतना प्रेरक भी है। यह आपको उतना पुश भी करेगा कि आप जो है अपने गोल को पालें। कई बार अगर आपको ऐसा लगे कि कोई चीज आपको पीछे ढकेल रही है तो आप इस फॉर्मूला का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने अगले लेसन की ओर। स्टॉप कंप्लेनिंग। शिकायतें करना बंद करें। मैं आपको यह सुझाव नहीं दूंगा कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अनदेखा कर दें, बल्कि शिकायत करने के बजाय यह ज़्यादा बेहतर होगा ना कि हम अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा उन्हें सुलझाने या कम करने की ओर ज़्यादा ध्यान लगाएं। उदाहरण के तौर पर यह मान लें कि आजकल आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपनी थकान के बारे में बताने के बजाय आप अधिक व्यायाम करना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें या फिर रात में थोड़ा जल्दी सोना शुरू कर दें। देखिए, शिकायतें करने से क्या होता है ना, शिकायतें आपके विरुद्ध 3 तरह से कार्य करती हैं। पहला, कोई भी आपकी तबीयत या आपकी समस्याओं के बारे में नेगेटिव खबर नहीं सुनना चाहता। दूसरा, शिकायत करने से आप खुद अपनी पीड़ा और असुविधा को बढ़ा लेते हैं, इसलिए बार बार दुखी और नेगेटिव घटनाओं को याद करने से क्या फायदा। तीसरा, शिकायत खुद कुछ हासिल नहीं करती,
बल्कि उल्टा आपको अपनी स्थिति को सुधारने के बजाय उल्टा उससे दूर ले जाती है। देखिए, स्टडी में पाया गया है कि 90% लोगों को अपनी खुद की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं होता, और जो 10% जो बच जाते हैं वो आपको समस्याग्रस्त देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो देखते हैं कि आप प्रॉब्लम है ना, तो बहुत खुश हो जाते हैं। 90% लोग होते हैं जिनको कोई लेना नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव लोगों की श्रेणियों में आ जाएं, जिससे कि जब भी आपको कोई सामने से आता देखे तो अपना रास्ता ना बदले, बल्कि आपसे बात करना चाहे, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। चलिए चलते हैं अपने अगले लेसन की ओर। एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव एटीट्यूड वालों से अपनी दोस्ती करें। आइए इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब माइक हाई स्कूल में थे तो पड़ोसी कुछ बच्चों के साथ कुछ समय बिताते थे। माइक के अनुसार उनका ना तो कोई लक्ष्य था और ना ही कोई अपने खुद के सपने थे। वे हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते थे। जब भी माइक उनसे कुछ नया करने को कहते थे तो वे हमेशा डिमोरलाइज हो जाते थे। वे उससे कहते थे कि यह बेवकूफ़ी है। माइक उनके साथ इसलिए रहता था ताकि वह उस समूह का हिस्सा बना रह सके। जब माइक कॉलेज में पढ़ने गया तब भी उसका सामना नेगेटिव सोच रखने वाले कुछ लोगों से हुआ, लेकिन उसे ऐसे भी लोग मिले जो पॉजिटिव सोच वाले थे, जो कुछ सीखना चाहते थे और जो कुछ हासिल करना चाहते थे। माइक ने इस तरह के पॉजिटिव विचार रखने वालों के साथ अपना समय बिताना शुरू किया। अचानक वह अपने बारे में काफी कुछ बेहतर महसूस करने लगे। उन्होंने एक बढ़िया एटीट्यूड विकसित कर लिया। उन्होंने अपने लक्ष्य तय करना शुरू कर दिया। ऑथर कहते हैं कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब माइक एक सफल वीडियो प्रोडक्शन कंपनी का मालिक है। उसका एक प्यारा सा परिवार है और वह अपने लक्ष्यों को एक के बाद एक करके हासिल करता चला जा रहा। जब ऑथर ने माइक से पूछा कि उसके हाई स्कूल के दोस्त क्या कर रहे हैं, तो उसने ऑथर को बताया कि वे अब भी वहीं रहते हैं। उनकी सोच अभी भी नेगेटिव ही है और उन्होंने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। और माइक ने एक और चीज बताई कि यदि मैं उन्हीं लोगों के साथ घूमता रहता, अगर मैं उन्हीं के साथ रहता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं अब भी नुक्कड़ की दुकान पर बैठकर झक मार रहा होता। माइक की यह कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अपने आसपास के माहौल और लोगों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद हम कभी कभी कुछ निश्चित लोगों के साथ रहने के आदी हो जाते हैं और इस बात पर विचार ही नहीं करते कि इसका आगे चल के क्या परिणाम होगा, इसका हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट हो रहा है और कैसे हमारी लाइफ में हमको ये गोल्स हमारे अचीव करने से हटा रहा है, पीछे धकेल रहा है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की ओर। कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। अपने डर से मुकाबला करें और आगे बढ़ें। मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में बहुत कुछ जानती है। उनका नाम है डॉटी बर्मन, जो 32 सालों तक न्यूयॉर्क के एक हाई स्कूल में इंग्लिश की टीचर रह चुकी हैं। हालांकि 10 वर्ष की उम्र से ही वे शो बिजनेस में जाना चाहती थी, फिर भी उन्होंने एक करियर के रूप में टीचर का सुरक्षित जॉब चुना। डर की कैद से बच निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि उसका सामना किया जाए। टीचर के रूप में काम करते हुए डॉटी ने गाने लिखना और उनकी प्रस्तुति करना शुरू कर दिया। हालांकि यह सिर्फ शौकिया तौर पे था, लेकिन इसने उनके सपने को जिंदा रखा। फिर 1980 के अंत में डॉटी ने एक निर्णय लिया कि वे टीचिंग को छोड़कर एक परफॉर्मर के रूप में अपना नया करियर शुरू करेंगे। 88 की गर्मियों में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। फिर एक अनजाने डर ने उन पर कब्जा कर लिया। किसी अपरिचित क्षेत्र में कदम रखने के ख्याल से वे इतना डर गई कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। किंतु डॉटी के भीतर कुछ था जो उनके सपने को मरने नहीं दे रहा था। 6 महीने बाद यानी 1989 की जनवरी में उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया और रिटायर हो गई। तब वे 50 साल की हो चुकी थी। 1982 में डॉटी ने एक पाथरी म्यूजिकल शो प्रस्तुत किया जिसे खुद उन्होंने तैयार किया था। 1998 में यानी अपनी उम्र के 60वें साल में उन्होंने अपनी बेहतरीन सीडी निकाला जिसका नाम था आई एम इन लव विद अ कंप्यूटर। उन्होंने न केवल न्यूयॉर्क सिटी के कैबरे में दिए गए म्यूजिकल रिव्यू में बल्कि देश भर की कई संस्थानों में इसे परफॉर्म किया था। और इस तरह से डॉटी ने अपने डर का मुकाबला किया और अपने सपनों के पीछे भागकर अपने सपनों को पा लिया। दोस्तों, हमको भी अपने डर से मुकाबला करके अपनी क्षमता को विकसित करना बहुत ही जरूरी है। चलिए चलते हैं अपने अगले लेसन की। गेट आउट देयर एंड फेल। असफलता से घबराएं नहीं। देखिए, असफलता से विचलित ना हो। मैं आपको ऐसे 2 लोगों की कहानी बताना चाहता हूँ जिन्होंने प्रेरक कहानियों के संग्रह पर एक पुस्तक लिखी थी। उनका अनुमान था कि उसके लिए किसी प्रकाशक को ढूंढने में 3 माह का समय लगेगा। वे सबसे पहले जिस प्रकाशक के पास गए उसने उनकी पुस्तक प्रकाशित करने से मना कर दिया। दूसरे प्रकाशक ने भी मना कर दिया। तीसरे प्रकाशक ने भी मना कर दिया। अगले 30 प्रकाशकों ने उनको मना कर दिया। आपको क्या लगता है अगले 3 सालों तक 33 बार ना सुनकर उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने अपनी पुस्तक
34th प्रकाशक को दी और इस प्रकाशक ने उन्हें हाँ कर दिया। इस तरह 33 बार असफलता का सामना करने के बाद जिस पुस्तक का विमोचन हुआ उसका नाम था चिकन सूप फॉर द सोल। जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन द्वारा लिखित एवं संकलित इस पुस्तक ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। अब तक चिकन सूप फॉर द सोल इस सीरीज की 100 मिलियन कॉपियां बिक चुकी हैं। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जब तक जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन ने सफलता हासिल नहीं कर ली, वे हार नहीं माने। भले कितनी भी सफलता आई, उन्होंने अपना काम जारी रखा और अपने निश्चय पे अडिग रहे। वह क्या था जिसने जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन को 33 असफलताओं के बाद भी अपने निश्चय पर टिकाए रखा? वह था उनका एटीट्यूड। यदि वे लोग नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते तो अपने पहले और दूसरे प्रयासों में ही हार मान चुके होते और फिर उनके हाथ से यह कुबेर का खजाना निकल चुका। देखिए, उनको ये भी लगता था कि शायद हमारी बुक में दम नहीं है, शायद हमारी बुक ही अच्छी नहीं है, हमने जो लिखा है शायद वही अच्छा नहीं। लेकिन उन्होंने बार बार असफलता हाथ लगने पर भी उत्साह के साथ अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बनाए रखा। देखिए, विजेता वे हैं जो जानते हैं कि जीवन में किसी भी बच्चे की तरह दौड़ना सीखने के पहले चलना जरूरी है और चलना सीखने से पहले रेंगना जरूरी है। इतना ही नहीं, हर लक्ष्य असफलता का एक नया समूह लेके आता है। हमें उनसे घबराना नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस तरह की निराशा को अस्थायी रुकावट या चुनौती समझकर उसे मात देते हैं या फिर उसे अजय समझकर उससे हार मान लेते हैं। यदि आप अपनी हर पराजय से सीखने का निश्चय कर लें और अपने अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें तो असफलता अंततः आपको सफलता दिलवा कर ही रही। और डेफिनेटली आप लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, आपका जो भी गोल है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बस आपको इस चीज का ध्यान देना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना है और कभी भी हिम्मत नहीं आनी, कंटिन्यूटी रखनी है। आपको लगातार उसके पीछे लगे पड़े रहना है आपको, जब तक कि वो चीज आपको मिल ना जाए, हासिल ना हो जाए। दोस्तों, इसी के साथ मेरी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समरी बहुत ही पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं इस समरी को सुनने के बाद आपकी लाइफ में आज से अभी से ही एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, सारी चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करना है। एक एक करके सारी पॉइंट आप लिख लीजिए और अपनी लाइफ में फॉलो करिए। डेफिनेटली आपका जो भी गोल है आप उसे पा कर, बस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और अपने लाइफ, अपने गोल जो भी आप चाहते हैं उस पे लगातार लगे रहना जब तक आपको मिल ना जाए। हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपको ये बुक की समरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें। अगर आप ऐसी और कोई समरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में मेंशन करें और अगर आप ऐसी और बुक सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।